शो शुरू करेंगे। यस 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 यार, चलो सल्ला हो जाओ। हाँ हाँ, आप खाने पीना कंटिन्यू रखो, कोई चिंता नहीं है, मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। शुरुआत में जैसे आप मूवी देखने आते हो ना, वैसे देखो आराम से, ठीक है। चलो, वी ऑल गुड, मज़े में एकदम उधर, वंडरफुल। पीछे मैम एकदम मज़े में, ये गुंडे लास्ट में, एकदम ठीक है, पढ़ाई में मन लग रहा है, पक्की बात, पक्की बात ना, यस गुड। जीवन में एक्साइटमेंट रखना चाहिए थोड़ा आपको, ठीक है। चलो, एक गधों, बस अब इधर देखो, अब वापस आप खो मत जाओ। यस यारा, वीवर स्टडिंग आईसीडीआर, बहुत स्लो एंड स्टडी चल रहा है, एकदम हौले 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 हौले, हम वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। आईसीडीआर का एक और प्रोविजन आज हम पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्राइस एंड प्राइस बैंड पढ़ लिया था। मुझे बताओ, दी अपर बैंड कैन बी मैक्सिमम 120% ऑफ द लोअर बैंड, अपर बैंड हैज टू बी एटलीस्ट 105% ऑफ द लोअर बैंड। लाइफ इज सो इजी, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। फिर ये जो प्राइस बैंड है बुक बिल्डिंग के केस में, ये हम या तो डिस्क्लोज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रेड हेरन प्रोस्पेक्टस, और इवन वी हैव एन ऑप्शन टू अनाउंस इट इन न्यूज़पेपर इफ इट इज आईपीओ। कितने दिन पहले? 2 days पहले इन केस ऑफ आईपीओ एंड 1 day प्रायर इन केस ऑफ एफपीओ। ये प्रायर किससे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग ऑफ द इशू। इशू ओपन होने के 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में दे दीजिए आईपीओ है तो, इशू ओपन होने के 1 दिन पहले दे दो अगर एफपीओ है तो। लाइफ इज सो इजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद में हमने देखा कि फाइनेंशियल रेशियोज हमको अपर बैंड लोअर बैंड दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करके देना होता है रेड हेरन प्रोस्पेक्टस के अंदर। चलिए, फिर आता है आज का पहला टॉपिक, डिफरेंशियल प्राइसिंग। वेरी इजी, हम लोगों ने थोड़ा समय पहले ही इसको, थोड़े समय पहले ही सीआरबीआई के अंदर भी पढ़ा है, अभी फंडिंग के अंदर भी देख रहे हैं, और पहले आप अपने बचपन में सिक्योरिटीज लॉ में तो पढ़ा ही है। डिफरेंशियल प्राइसिंग इट सिंपली मीन्स, क्या हम सिक्योरिटीज मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करते समय अलग अलग प्राइस पे सिक्योरिटीज अलग अलग लोगों को इशू कर सकते हैं क्या? तो लॉ सेज कि वैसे तो नहीं करना चाहिए आपको। द सिक्योरिटीज इन केस ऑफ पब्लिक इशू must be issued at the same price, but it has 3 scenario in which you can issue securities at different prices. चलो, डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग कहता है कि 3 केसेस में डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है। पहला, अगर कभी भी आप सिक्योरिटी, जल्दी आ जाओ यार, अगर कभी भी आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं तो आप डिफरेंशियल प्राइसिंग, एकदम आराम से, चलो हाँ एकदम प्रेम से जल्दी से हो जाओ, कोई बात नहीं। चलो सब सेटल्ड है। चलिए, फर्स्ट चीज, आप सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं एट अ डिस्काउंट टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज, और इनको आप डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ मैक्सिमम 10% ऑफ इशू प्राइस। मान लीजिए आप फिक्स प्राइस इशू कर रहे हैं, चलो सब लोग यहां पे आ जाओ, एकदम इजी है, फटाफट से करेंगे, हमारे पास आज समय वापस कम है, छोटा सेशन है, एकदम आराम से प्रेम से लेते हुए आगे बढ़ते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, इनको हम डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट दिया जा सकता है सिर्फ मात्र केवल 10% ऑफ द इशू प्राइस का। फिक्स इशू मान लीजिए हमारा इशू प्राइस है 500, तो आप उसका मैक्सिमम 10% 50 रुपीज का डिस्काउंट 450 तक आप इंप्लॉइज को, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को इशू कर सकते हैं। जबरदस्त। दूसरा कहता है कि अगर आपका बुक बिल्डिंग इशू है तो, और आप डिफरेंशियल प्राइसिंग करना चाहते हैं, तो उनका एक सिंपल रूल है, यू कैन नॉट इशू सिक्योरिटीज टू एंकर इन्वेस्टर एट एनी डिस्काउंट। एंकर इन्वेस्टर कैन नॉट बी issued securities at a price lower than the issue price, cut off price, जो भी आप बोलना चाहें, कि जो भी आपका इशू प्राइस है उससे कम में एंकर इन्वेस्टर को आप इशू नहीं कर सकते। अब याद करो एक प्रोविजन जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, यहां पे भी हम पढ़ेंगे वापस उसको। हु इज एन एंकर इन्वेस्टर?
Anchor investor refers to any qualified institutional buyer who makes an application for at least 10 crore rupees in a book building issue. ये 3 फीचर चाहिए कि उसने ऑलरेडी QIB होना चाहिए, उसने एप्लीकेशन देनी चाहिए कम से कम 10 करोड़ की इन अ बुक बिल्डिंग इशू. फिक्स प्राइस मैकेनिज्म में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टर, होता ही नहीं है. एंकर इन्वेस्टर का कंसेप्ट ही आता है बुक बिल्डिंग के अंदर. तो अगर ये 3 फीचर है तो वो बन जाता है एंकर इन्वेस्टर. ठीक है साहब. फिर हम लोग पढ़ते हैं कि एंकर इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज इशू कर दी जाती है 1 डे प्रायर. सबके लिए इशू ओपन होता है उसके एक दिन पहले, एंकर इन्वेस्टर के लिए होता है. कल हमने देखा भी था ना रेड एंड प्रोस्पेक्टस में, एंकर इन्वेस्टर के लिए इशू ओपन होता है एक दिन पहले. एंकर इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज अलॉट की दी जाती है ऑन द सेम डे एट द बिड प्राइस. एंकर इन्वेस्टर ने बिड किया कि मुझे चाहिए 510 में, प्राइस बैंड था 500 टू 550, 510, उसको सिक्योरिटीज अलॉट कर दी जाएगी एट 510. फिर लॉ कहता है एंड में कि एंकर इन्वेस्टर को आपने एक बार तो अलॉट कर दिया एट द बिड प्राइस, बाद में जब आपका फाइनल कट ऑफ प्राइस आता है, अगर एंकर इन्वेस्टर को आपने कम में दे दिया है तो एंकर इन्वेस्टर से एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है. लेकिन अगर एंकर इन्वेस्टर को आपने महंगे में दिया है तो कोई रिफंड नहीं दिया जाता है. उसका बेस यहीं पर है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन सेज कि एंकर इन्वेस्टर को कभी भी आप इशू प्राइस से कम में नहीं दे सकते. तो हमने उनको पहले उनके बिड प्राइस पे दे दिया था, बाद में कट ऑफ प्राइस अगर ज़्यादा आ गई, हमने उनको दे दिया 510 में, कट ऑफ प्राइस 520 में आ गई, तो ये वाला रूल वायलेट हो जाएगा ना. एंकर इन्वेस्टर को आपने इशू प्राइस से कम में दे दिया तो उनसे पैसा मंगवाना पड़ता है इस प्रोविजन के कारण. अगर हमने एंकर इन्वेस्टर को 530 में दिया और इशू प्राइस 520 आई तो ये रूल वायलेट हो रहा है क्या? नहीं. तो हम एज इट इज रहने देते हैं, फिर उसको रिफंड के लिए कोई रिक्वायरमेंट, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है. आर वी एबल टू करेक्ट? तो ये प्रोविजन इतना सा कहता है कि कभी भी अगर आप बुक बिल्डिंग इशू कर रहे हैं तो एंकर इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज इशू नहीं की जा सकती एट ए प्राइस लोअर देन द इशू प्राइस. फिर एक छोटू सा आता है कि अगर कभी भी आप कर रहे हैं ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप डिस्काउंट दे सकते हैं टू एम्प्लॉइज ऑफ मैक्सिमम 10% ऑफ व्हाट? फ्लोर प्राइस. पेपर सेटर ढूंढेगा क्योंकि उसको पता है कि 90% बच्चे यहां पे इशू प्राइस लिख देंगे. तो जब व्हेन इट कम्स टू ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग, उस केस के अंदर लॉ कहता है कि डिस्काउंट दिया तो जा सकता है एम्प्लॉइज को, लेकिन नॉट मोर देन 10% ऑफ द फ्लोर प्राइस. तो यहां पर है फ्लोर प्राइस. बस इतना सा है. फटाफट से एक बार नोट्स में जो दिया है उसको रीड कर लो, यहां से कनेक्ट कर लो, देखो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. फटाफट से. फिर आज कुछ अच्छा दिखाएंगे आपको, कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, फिर आगे की आगे बात करते हैं. फंड की इजी, बस थोड़ा सा विजन बड़ा रखना है. तो आज हम थोड़ा सा ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है उसको देख कर आएंगे. जी आप लोगों ने रीड कर लिया क्या? चल मैं आ जाता हूं वापस. यस यार, कॉम्पोजिट इशू वाला पॉइंट भी आ जाएगा. फिर ये कह देते हैं कि अगर कॉम्पोजिट इशू है, कॉम्पोजिट इशू इज नथिंग बट अ मिक्स ऑफ पब्लिक इशू एंड
राइट इशू। तो कभी भी अगर एक कंपनी पब्लिक इशू राइट इशू साथ में करी तो उसको कॉम्पोजिट इशू कहते हैं। कॉम्पोजिट इशू के केस में ये तो बोलने की बात नहीं थी, द पब्लिक इशू प्राइस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम राइट इशू प्राइस, या फिर वी कैन से दैट द राइट इशू प्राइस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक इशू प्राइस। ये अलग हो सकता है। क्या प्राइस कम होगी? राइट इशू प्राइस कम होगी, और उसमें उनको सिर्फ क्या देना है, अपना रीजन दे देना है कि रीजन क्यों रखा गया है। क्वाइट लॉजिकल, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम कभी भी कॉम्पोजिट इशू कर रहे हैं तो उसमें हम अगर कुछ राइट इशू कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेड्यूलर्स के लिए, तो उनको थोड़ा तो कम प्राइस पे दो। तो अगर हम कम प्राइस पे देते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। फर्दर इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि कम प्राइस पे दो। कभी कभी हो सकता है कि पब्लिक इशू प्राइस और राइट इशू प्राइस सेम भी हो, लेकिन उसमें फ़ायदा ये मिल जाता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सर्टेनिटी मिल जाती है ना अलॉटमेंट की, कि हमारे पास मान लीजिए 5 शेयर्स हैं और कंपनी 5:1 के रेशियो में कर रही है, तो हम पब्लिक इशू कंपोनेंट में जो मिला वो तो बोनस है, राइट इशू कंपोनेंट में तो हमें सर्टेनली कुछ शेयर्स मिल जाएंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि राइट इशू प्राइस विल बी लोअर देन पब्लिक इशू प्राइस। राइट इशू प्राइस माइट बी सेम और लोअर देन पब्लिक इशू प्राइस। इफ इट इज लोअर देन यू टू गिव अ रीजन। तो ये भी एक और एग्जांपल हो जाएगा डिफरेंशियल प्राइसिंग का। आर यू विथ मी? काफ़ी आसान है, इतनी बार पढ़ लिया इसको कि कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अब मुझे ढूंढना है आईसीडीआर के अंदर कहीं पे अगर हमें ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग मिल जाए तो। हर जगह ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं मिल रहा है हमको। इसमें हाईलाइटेड पार्ट है कहाँ? ओह, देखना कहीं से भी ऑल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग अगर निकलता है तो पास से। बुक बिल्डिंग सर्च करूं मैं, बस खत्म हो गया। चलो, क्या चाहते हैं आप? बुक बिल्डिंग सर्च करें हम? बुक बिल्डिंग। चलो शुरू से शुरू करते हैं, एकदम प्रेम से। अरे एंकर इन्वेस्ट की डेफिनेशन आ गई, चलो लगे हाथ तो इसको ही पढ़ लेते हैं। बैठे बैठे क्या करें, चलो आओ फटाफट से पढ़ो। एंकर इन्वेस्टर मीन्स अ QIB who makes an application for 10 crore in a public issue on the main board made through book building process। कि बुक बिल्डिंग, QIB, 10 करोड़, 3 फीचर चाहिए, और मेन बोर्ड की बात भी साथ में आ जाती है। यहाँ पे मेन बोर्ड की बात इसलिए लिखी गई है क्योंकि अगर SME होगा, देखो उसके आगे क्या लिखा है, इन अकॉर्डिंग दिस रेगुलेशन मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 2 करोड़। ये 2 करोड़ दिख रहा है, ये कब आ जाता है? आगे जब हम बात करते हैं SME की। फॉर एन इशू मेड अंडर अकॉर्डेंस विद चैप्टर 9 ऑफ दीज रेगुलेशन। तो चैप्टर 9 देखेंगे किस बारे में बात करता है। चैप्टर 9 के अंदर एंकर बनने के लिए सिर्फ 2 करोड़ के लिए अप्लाई करना है, लेकिन नॉर्मली मेन बोर्ड पे एंकर बनने के लिए 10 करोड़ के लिए अप्लाई करना है। आपको ये समझता है ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में फर्क होता है। अ पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर 10 करोड़ बिकम्स एन एंकर इन्वेस्टर। अलॉटमेंट हो सकता है उसको 1-2 करोड़ का ही मिलाओ। अलॉटमेंट के बेस पे एंकर इन्वेस्टर का डिजिग्नेशन नहीं होता है, एप्लीकेशन के बेस पे होता है। फिर एंकर इन्वेस्टर का जो रिजर्वेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हम लोग आगे देखेंगे, बट एग्जीक्यूटिव में भी था और उस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते थे। टोटल जो भी QIB का पोर्शन है उसका कितना, 60% रिजर्व फॉर एंकर इन्वेस्टर, और एंकर इन्वेस्टर का जो पोर्शन है उसका 1/3 इज रिजर्व फॉर म्यूचुअल फंड। वंडरफुल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बुक बिल्डिंग के हम थोड़े दिन पहले ऐसे ही पढ़ रहे थे। इट इज अ प्रोसेस अंडरटेकन टू एलिसिट डिमांड एंड असेस द प्राइस। चलो सर, हर बार देखा होगा कि आप जहां जहां लिखा है नहीं रहे, इधर आओ। इधर देखना अच्छे से, डन कर देता हूं एक बार। सुनो, बहुत अच्छी चीज सीखने को मिल रही है, फोकस या अलोकेशन एंड नेट ऑफर। ये वैसे ही पढ़ाने वाला हूं अगला, तो अभी कवर हो जाएगा अपना। इफ एन इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस अंडर सब रेगुलेशन नंबर 1 of 6, द अलोकेशन एंड नेट ऑफर कैटेगरी शैल बी एज फॉलोज। सब रेगुलेशन नंबर 1 ऑफ रेगुलेशन नंबर 6 क्या बताता है? अगर आपने नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ है, अगर आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ है,
अगर आपका नेटवर्थ 1 CR है, अगर आपने नाम चेंज ही नहीं किया है, और अगर नाम चेंज किया इन प्रीवियस प्रीसीडिंग 1 ईयर, तो एटलीस्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम इज एटलीस्ट 50%। अगर आप इन सब कंडीशन को कंप्लाई करते हो तो आप आते हो 6(1) के हिसाब से। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक इशू कर रहे हैं थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस अंडर सब रेगुलेशन ऑफ 1 of 6, मतलब आप ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए भी बुक बिल्डिंग से आना चाहते हो, तो आपको करना होगा नॉट लेस देन 35% टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। मिनिमम 35 को रिटेल को देना ही पड़ेगा टोटल पब्लिक इशू का, मिनिमम 15 आपको एनआईआई को देना ही पड़ेगा। और आगे क्या लिखा है, नॉट मोर देन 52 QIB। अब इसको समझना, जब हम कहते हैं नॉट मोर देन 52 QIB, QIB को क्या मैं 40 दे सकता हूं क्या? QIB को मैं 30 दे सकता हूं क्या? QIB में 20 दे सकता हूं क्या? आपको RII को कम से कम 35 देना है। आप RII को 45 दो, 50 दो, 60 दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। QIB को आप 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे RII को कहा गया, उसको तो बहुत सारा। अब सेबी का लॉजिक देखो, अगर एक कंपनी का नेटवर्थ भी है, नेट टेंजिबल एसेट भी है, प्रॉफिट भी है, मतलब द कंपनी इज डूइंग वेल। हाँ, यहाँ पे आप दो किसको? रिटेल को। और QIB को देना है तो दो, पर 50 से ज़्यादा मत देना। और वहीं इफ अ कंपनी इज अनेबल टू कंप्लाई विद दिस कंडीशन, इफ एन इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 6, 2 का मतलब है हम उस कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, देन द एलोकेशन नेट ऑफर विल बी एज फॉलोज, नॉट मोर देन 10% टू RII। RII को 10 से ज्यादा नहीं दे सकते, नॉट मोर देन 15% टू NII, NII को 15 से ज्यादा नहीं दे सकते, एंड एट लीस्ट 75% टू QIB, कि आप QIB को 75 से कम नहीं दे सकते। तो कब QIB को कहा गया 75 देना पड़ेगा आपको? जब आप 6(1) की कंडीशन को कंप्लाई नहीं करते हो, मतलब द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, लॉस मेकिंग हो सकती है कंपनी, नेटवर्थ ही नहीं है, नेट टेंजिबल एसेट ही नहीं है, तो आप 75 दो QIB को, और RII को 10 से ज्यादा मत देना। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? दैट इज हाउ इट इज। ऐसा छोड़ो, हम लोग कोशिश करते हैं अगर हमें ऑल्टरनेट मिल जाए तो। ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग तो मिल गया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रखी है। तो वही है जो हमने अभी पढ़ा ना, इन केस द इशूअर ऑप्ट्स फॉर ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ पार्ट डी ऑफ शेड्यूल, बहुत सारा जो दे रखा है 10, 11, 12, 13, द इशूअर में ऑफर द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू इट्स एम्प्लॉइज एट अ प्राइस नॉट लोअर बाय मोर देन 10% ऑफ द फ्लोर प्राइस। ठीक है सर, सीधा पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 13 पे देखें क्या जाके? देखें क्या? चलो लेट्स सी, ये ट्राई कर लेते हैं, आप कह रहे हो तो। शेड्यूल 3 पार्ट डी, शेड्यूल 13 था ना, ये है शेड्यूल 17, तो हमें 13 पे जाना है ना। ये गधों, सबका फोकस यहाँ पे। सर ये सब ICDR में ऐसा दे रखा है? हाँ, कैसे इन्वेस्टर का एलोकेशन होता है सब ICDR ने समझाने की कोशिश की है। ये 13 का पार्ट क्या था याद रखना, डी था। ठीक है गुंडो, जल्दी से 13। ओफो मैं तो थक गया। शेड्यूल 11, ओफो हाँ चलो, यस 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 यस, पहुंच गए सब लोग। अब आ जाओ। ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग, इन केस ऑफ अ FPO द इशूअर में ऑप्ट फॉर एन ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। इसका मतलब है FPO में ऑल्टरनेट मेथड हो सकता है, IPO में तो शायद संभव ही नहीं है, देखेंगे। द इशूअर शैल फॉलो द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस बहुत अच्छी बात है। The issuer may mention the floor price in the red herring prospectus or announce the floor price at least 1 working day before the opening of the issue in all newspaper in which the pre-issue advertisement was released. Why so? Because FPO है ना, तो वन डे पहले ही बताया तो चलेगा। सिर्फ फ्लोर बताने की बात करें, प्राइस बैंड की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ फ्लोर बताया तो चलेगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर शेल बिड ओनली एट अ प्राइस अबाउ द फ्लोर प्राइस। QIB लोग बिड करेंगे फ्लोर के ऊपर, ठीक है। द बिडर
who bid at the highest price shall be allotted the number of securities it has bid for. The bidder who has bid at the second highest price shall be allotted the number of securities that it has bid for, and so on until all the specified securities on offer are allotted. हम जनरली बुक बिल्डिंग में यही तो करते हैं कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें जिसने सबसे हाईएस्ट नंबर पे अप्लाई किया है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर सेकेंड हाईएस्ट एंड सो ऑन. अलॉटमेंट शैल बी ऑन अ प्राइस प्रायोरिटी बेसिस फॉर QIB. प्राइस प्रायोरिटी बेसिस का मतलब हो गया कि जिसने हाईएस्ट प्राइस पे किया है उसको हम पहले प्रायोरिटी देके अलॉटमेंट देंगे. Allotment to RII, NII and reserved category of issuer shall be on a proportionate basis as illustrated in this schedule. RII वगैरह को हम proportionate basis पे देंगे क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाएगी, तो हमारे पास जितने शेयर्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड और जितनी एप्लीकेशन आया उसका प्रो रेटा करके हम देंगे. Where however the number of specified securities bid for at a price is more than the available quantity, the allotment shall be done on proportionate basis. ठीक है. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट H पॉइंट, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर and non-institutional investor shall be allotted specified securities at the floor price. RII को और NII को सिक्योरिटीज दे देंगे एट फ्लोर. और सर बुक बिल्डिंग, एप्लीकेशन, कट ऑफ, ये सब क्या? नथिंग. RII, NII सिक्योरिटीज एट फ्लोर. इम्प्लॉइज को भी देंगे एट फ्लोर. उनको तो हम चाहें तो फ्लोर से भी एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं? डिस्काउंट. कितने का? मैक्सिमम 10% का. ठीक है सर. बस रुक जाना. ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग. ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग इज अ वेरी अनपॉपुलर मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग. हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है अभी. ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग इज यूज इन केस ऑफ FPO. ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग के अंदर हमारे पास जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, एप्लीकेंट, जो अलग अलग प्रकार के एप्लीकेंट्स हैं, उसमें एक हो गया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज की भी कैटेगरी है. सो QIB को अलॉटमेंट किया जाएगा एट द बिड प्राइस. कट ऑफ कैलकुलेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है. नॉर्मली बुक बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर कट ऑफ कैलकुलेशन होता है कि उसका कट ऑफ और एवरीवन इज अलॉटेड सिक्योरिटीज एट द कट ऑफ प्राइस. यहां पे ऐसा कुछ नहीं है. QIB ने जितने पे बिड किया उनको उस पे अलॉटमेंट, और ये होगा एट प्राइस प्रायोरिटी. मतलब मान लीजिए हमने फ्लोर दिया है 500 का, किसी QIB ने बिड किया 600, लो 600 में कितने शेयर्स चाहिए लेके जाओ. उसके बाद में QIB ने बिड किया 580, लो 580 में कितने शेयर्स चाहिए लेके जाओ. वहां पर आप कर रहे हैं बिड प्राइस पे अलॉटमेंट. ये कभी नहीं होता है भारत में. भारत में होता है यूनिफॉर्म अलॉटमेंट, सबको सेम प्राइस पे, तो वो बुक बिल्डिंग है. ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग के अंदर नहीं, सबको यूनिफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम. सबको क्या कर रहे हैं? बिड प्राइस पे QIB में. लेकिन जब RII, NII आएंगे, इनको हम अलॉटमेंट कर देंगे सीधा एट नथिंग डूइंग. इन अ वे RII, NII एम्प्लॉइज के लिए इट इज अ फिक्स प्राइस इशू इन अ वे, बिकॉज हमने कह दिया 500 to 600, तो RII, NII को मिलेगा 500 पे. बात ही खत्म हो जाती है. अरे पर सर इतने सारे लोग अप्लाई कर देंगे तो प्रो रेटा बेसिस पे देंगे, पर सबको मिलेगा एट फ्लोर प्राइस. सेम गोस फॉर NII ऑल्सो. और एम्प्लॉइज को भी वैसे तो मिलेगा एट फ्लोर प्राइस. एम्प्लॉइज को भी फ्लोर प्राइस पे मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी चाहती है तो एम्प्लॉय को दे सकती है डिस्काउंट. may be given at a discount maximum 10% of floor price. Are we understanding? अब ये सब उन्होंने डायरेक्टली लिख के नहीं दिया ऐसा. अब इंस्टीट्यूट का कैसा है? इंस्टीट्यूट हर बार कुछ 10-15 मार्क्स के पेपर सिलेबस के बाहर से पूछती है. सो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है. वो अगर सिलेबस के बाहर से पूछने चाहे तो वो यहाँ से पूछ लें, बिकॉज बुक बिल्डिंग सिलेबस में है, ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग का रेफरेंस भी सिलेबस में है कहीं ना कहीं. तो उनके लिए इट इज़, मतलब हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होंगे अगर कभी वो ये पूछ लें तो. बट इट इज़ वेरी ईजी. एटलीस्ट जो आप सबको कंठस्थ होना चाहिए कि यहाँ पर जब ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग होता है डिस्काउंट हो सकता है मैक्सिमम 10% ऑफ फ्लोर प्राइस. एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑल्सो व्हाई इट इज 10% ऑफ फ्लोर प्राइस, बिकॉज यहाँ पे सबको अलॉटमेंट ही कर रहे हैं एट फ्लोर, तो उनको डिस्काउंट 10% ऑफ फ्लोर प्राइस ही देंगे ना. देयर इज नथिंग लाइक इशू प्राइस हियर.
बिकॉज सबको फ्लोर पे दे रहे हैं और क्यूआईबी को बिड पे दे रहे हैं, तो इशू प्राइस जैसा कट ऑफ जैसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। आर यू ऑल विथ मी? कहीं कोई सवाल? यस। ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिवर्स बुक बिल्डिंग। इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। रिवर्स बुक बिल्डिंग यूज किया जाता है व्हेन अ कंपनी वांट्स टू बाय शेयर्स, वो अलग है। कुछ लोग अपना ही लॉजिक लेकर आते हैं, ऑल्टरनेट मतलब रिवर्स, ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट याद करके आगे बढ़ गए। ऑल्टरनेट एकदम अलग है, रिवर्स एकदम अलग है। अभी गुड हियर? चलो लेट्स गेट बैक। चलो ये हुआ हमारा डिफरेंशियल प्राइसिंग, और अब हमारा टॉपिक आ रहा है मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एंड रिजर्वेशन। अब ये एक टॉपिक है जो वापस थोड़ा सा परेशान करता है। एकदम प्रेम से पढ़ेंगे, एकदम आराम से चीजें हमको समझ में आएगी। मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एंड रिजर्वेशन, थोड़ा केयरफुल रहना, स्टार मार्क करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को। मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, कुछ चीजें कट भी करेंगे, कुछ चीजें स्टार मार्क भी करेंगे। अभी के लिए शुरू करते हैं एकदम प्लेनली। द मिनिमम नेट ऑफर टू पब्लिक शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी सब रूल 2 रूल 19 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957। मतलब क्या? 25%। सीधे से बोल सकते थे ये, आप मिनिमम ऑफर टू पब्लिक कितना करेंगे? 25% का करेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक और इसका बहुत ही मौकरी सी चीज है, दो चीजें डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो यार, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, कैन आई से इट टू बी फ्लैट 25%, या फिर जैसा आपने कुछ याद होगा आपको 25%, 400 करोड़, 5%, ऐसा कुछ याद होगा? चलो, सो इफ देयर इज अ कंपनी जिसका कैपिटल, पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इश्यू प्राइस इज मोर देन 1 लाख करोड़, ऐसा ही कुछ लिमिट था ना? 10,000 करोड़ वाला तो पहले से था, फिर बाद में 1 लाख करोड़ का लिमिट आ गया था। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका कैपिटल बेस्ड ऑन द इश्यू प्राइस इज 1 लाख करोड़, तो वहां पे 5% का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होगा। तो अगर आज रिलायंस का कैपिटल इज 5 लाख करोड़, तो रिलायंस पे 5% लगेगा या 25% लगेगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा कुछ आपने स्लैब्स पढ़े होंगे ना। सो माय क्वेश्चन हियर इज कि आज रिलायंस का कैप इज, मार्केट कैप इज 5, आपका पेड अप कैपिटल के बेस पे भी निकालते हैं इश्यू प्राइस के बेस पे, तो 5 लाख करोड़ आ रहा है। उसका 5% होगा या 25% होगा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग? द आंसर इज 25%। तो सर ये जो हम पढ़ते हैं 5%, 10%, 400 करोड़, ये क्या है? ये एक टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया जाता है कंपनीज को। तो कंपनीज को कहा जाता है कि अगर आप इतनी बड़ी कंपनी हो तो इनिशियली यू कैन हैव अगर आप इतनी बड़ी कंपनी है तो इनिशियली यू कैन हैव 5% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years यू हैव टू एंश्योर दैट यू ब्रिंग इट दिस लिमिट टू 25%। तो भारत में द रूल इज फॉर एवरी कंपनी दे शुड हैव 25% का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। एम आई कम्युनिकेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली? बट दिस एग्जिस्ट ओनली इन बुक्स। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में दो कारण से एक्सेप्शन निकल जाते हैं। एक एक्सेप्शन निकल जाता है रियल लाइफ के अंदर जहां पे कुछ लोगों ने सेबी से इसका एग्जम्पशन ले रखा है। तो सेबी हैज़ अ पावर कि वो कंपनीज को इसका एग्जम्पशन दे सकती है कि आपने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से कम भी रखोगे तो चलेगा। और दूसरा है जहां पे कंपनीज आर्बिट्रली इसको फॉलो नहीं करते हैं और सेबी कभी कभी इग्नोर कर देता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच कंपनीज अदानी। अदानी कंपनी का कैसा सीन है? अदानी की एग्जैक्ट कंपनी का नाम भी बता दूंगा, कौन सी कंपनी के अंदर सीन है। उसके अंदर मैक्सिमम प्रमोटर 75 तक होल्ड कर सकता है और पब्लिक के पास में 25 होना चाहिए। बट व्हाट देव डन इज, उन्होंने इंडियन प्रमोटर्स में तो 75% होल्ड कर दिया और उसके बाद में बाहर की कुछ फॉरेन कंपनीज हैं जो कि इवेंचुअली उन्हीं की कंट्रोल्ड कंपनीज हैं, उनसे होल्ड करवा लिया कुछ 10%, 15% के आसपास, और पब्लिक के पास हार्डली छोड़ा है कुछ 10%। तो ये स्ट्रिक्टली इज इलीगल अगर हम बात करें तो, बिकॉज प्रमोटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 75 ज़्यादा आ रहा है और पब्लिक के पास सिर्फ 10% ही बच गए ना। लेकिन दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। तो हम अकेडमिकली पढ़ते हैं कि 25% का रूल है, बट जब रियल लाइफ में आप मनी कंट्रोल पे जाओगे या फिर देखोगे या फिर न्यूज़ में भी देखोगे तो आपको बहुत केसेस में इसका ब्लेटेंट वायलेशन दिखेगा। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली अगेन? अभी अदानी की कौन सी कंपनी है जिसका डेटा मैंने पढ़ा था वो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, तो आई चेक द कंपनी जिसका है और उसका मैं आपको बताऊंगा। सो यू कैन कंफर्टेबली चेक कि प्रमोटर ने 70-75 तो खुद के नाम पे रखे हैं और बाकी
इंडिया के बाहर जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहाँ पर कंपनीज फॉर्म कर लिए और वहाँ से उनके थ्रू अक्वायर करके बैठे। तो वो स्ट्रिक्टली तो लीगल नहीं है, बट हाँ जिस दिन सेबी का घूमेगा उस दिन सेबी एक साथ सबको फोड़ेगा। बट अभी तो सेबी ने बात नहीं करते हम क्यों अलाउ कर रखा है, पर अभी तो कर रखा है, चलो आते हैं हम लोग। यस, तो हम लोग अकेडमिकली बात करते हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इसके वॉयलेशन रियल लाइफ में मिल जाएंगे। चलो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर, मिनिमम ऑफर पब्लिक एंड रिजर्वेशन। मिनिमम ऑफर टू पब्लिक 25% पब्लिक को देना कंपलसरी है। द प्रोविजन ऑफ दिस टू मिनिमम ऑफर टू पब्लिक आर गिवन एज अंडर। ये यहाँ पे पूरा दे रखा है, बिना मेरी मदद के फुल स्पीड के अंदर ये पढ़ लो, फुल स्पीड में बिना मेरी मदद के। सुपर इजी। चलिए यार, बहुत आसान है, आई थिंक आपने रीड किया होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब अगर इसको यहाँ पे लेते हैं, पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इशू प्राइस इज इफ इट ऑल इट इज अप टू 1600 करोड़, देन आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग हैज टू बी द गोल्डन 25%। इफ इट इज मोर देन 1600 करोड़ बट अप टू 4000 करोड़ देन इट इज। अब ये पता नहीं क्यों बहुत ही कोई फुद्दू व्यक्ति था जिसने लिमिट बनाई, हर तरफ परसेंटेज रख देते तो हमारे लिए इजी हो जाता, बट ठीक है नहीं। उसके बाद में 4000 करोड़ से ज्यादा है और 1 लाख करोड़ तक है, देन इट इज 10%, और अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा है देन इट इज 5%। जिन लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा उन्होंने 1 लाख की लिमिट नहीं पढ़ी होगी, तकरीबन 2 साल से लिमिट 1 लाख की आ चुकी है, उसके पहले 10,000 के ऊपर छोड़ देते थे वो, तो उसके बाद में लिमिट लेकर आए हैं। आर वी ऑल गुड? बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑल ऑफ दीज लिमिट्स आर टेम्पररी। Eventually every company has to ensure that they have to bring their limit up to 25%. चलो देखते हैं। However, the company referred to in subclause 4 जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा वाली है, increase its public shareholding to at least 10%, उनको बढ़ा के 10% लाना है। सर आपने 25 बोला था, अरे रुको ना, 5 से 25 एकदम से कैसे लाएंगे? तो उन्होंने कहा कि काम करो, आप 5% हो, आप 5 से 10 पे ले आना विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 सालों में आप 10 पे ले आओ, एंड देन 25% विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो नॉर्मली सबको 3 years मिलते हैं टू गेट बैक टू 25, लेकिन अगर आप इस वाली केस में हैं तो आपको 5 years दिए जाते हैं। 2 साल में आप ले आओ 10% पे, और नेक्स्ट 3 years मतलब टोटल 5 years के अंदर आप ले आओ 25% तक। However, the company referred to in clause 2 and 3,
2 and 3 मतलब 400 करोड़ और 10% वाले, they have to increase their public shareholding to at least 25% within a period of 3 years from the date of listing. तो अगर अब हम इसको और पर्टिकुलरली करते हैं तो एक्चुअली तो अगर कोई मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पूछे तो आंसर हैज टू बी 25%. बट अगर कोई डिटेल में पूछता है कि यार जब आप नए नए लिस्ट हो रहे हो आईपीओ में, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया जाता है कि यहाँ पर आप सिर्फ इतना सा रख लो, पब्लिक को दे दो एंड ब्रिंग इट अप to 25% in how much time? 3 years. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और यहां पर अगर बोलें तो यहां पर कह दिया गया है bring it up to 10% in 2 years and then eventually bring it up to 25% in 5 years. का मतलब समझ रहे हैं ना, नेक्स्ट 3 years. तो लिस्टिंग से 5 साल के अंदर आपको इंश्योर करना है कि अपनी लिमिट को 25% ले आए. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस. तो उसको 2+3 समझ लो, जैसा भी आप चाहते हो. यस सर. बिल्कुल ठीक है. चलो अब आ जाते हैं 5% वाली पे वापस एक बार. ये आपको 3 years का सबको लॉजिक समझ में आ गया. चलो अब ऊपर आ जाते हैं. At least 25% of each class of kind of equity shares or debentures convertible into equity shares shall issued by the company if the post-issue capital of the company calculated at offer price is less than or equal to 1,600 crore. अब सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि what do you mean by post-issue capital of the company calculated at offer price is less than or equal to 1,600 crore. सुनना अच्छे से. Paid up capital based on issue price. Is it the paid up capital that we show in our balance sheet? कि हमारा पेड अप कैपिटल अगर 1600 करोड़ है, बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो हमें 25% रखना है. हमारा पेड अप कैपिटल बैलेंस शीट में अगर 1600 करोड़ से ज़्यादा दिख रहा है बट 4000 करोड़ तक दिख रहा है, तो हमें 400 करोड़ लिखना है. व्हाट डू यू मीन बाय अ नॉर्मल पेड अप कैपिटल एंड अ पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इशू प्राइस? थिंक, उन्होंने एक्सप्रेसली बोला है पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इशू प्राइस. हाँ जी, बैलेंस शीट में सिर्फ क्या होती है? फेस वैल्यू पे होती है. तो नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं कहीं पे भी कोई प्रोविजन को कि इफ द पेड अप कैपिटल इज 500 करोड़ देन दिस विल एप्लीकेबल, दे आर टॉकिंग अबाउट पेड अप कैपिटल फेस वैल्यू के बेस पे. पर यहां पर ये कह रहे हैं पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इशू प्राइस. द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इज यू हैव टू इंक्लूड सिक्योर्ड्स प्रीमियम ऑल्सो. दैट इज द इजीएस्ट कैलकुलेशन. कि जब आपको ये 1600 करोड़ या 4000 करोड़ या 1 लाख करोड़ चेक करना है तो आपको लेना है पेड अप कैपिटल एज वेल एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि वही तो इशू प्राइस होता है. ये सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है इसका. तो अब इसको मतलब समझना है रियल लाइफ में कैसे होता है. रियल लाइफ में कैलकुलेट ऐसे किया जाएगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये देखा जाएगा और आपने किस प्राइस पे इशू किया जाता है. इशू प्राइस इज व्हाट? फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम ओनली ना. तो ये दोनों को देखा जाएगा और इसके हिसाब से आपका पेड अप कैपिटल का 1600 करोड़ से ज़्यादा है क्या. अगर है तो फिर उस हिसाब से आप पे डिपेंड करेगा कि आपका 25% है, 10% है क्या. आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ आईपीओ. एट द टाइम ऑफ एफपीओ यू आर प्रिज्यूम टू बी इन दिस लिमिट. तो ये सिर्फ आईपीओ के टाइम पे आता है. नहीं समझ रहा है? फोकस ये वेरी केयरफुली. मान लीजिए आज आ रहा है किसी भी कंपनी का आईपीओ बोल देते हैं, आईपीओ बोल देते हैं बोट का आईपीओ आ रहा है. बोट के अभी 1000 शेयर्स है और बोट के आईपीओ में 1000 शेयर्स और आने वाले. तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 2000. पहले 1000 शेयर्स का तो इशू प्राइस कुछ भी रहा होगा, हमको पता ही नहीं है. वैसे नहीं, अभी के 1000 शेयर्स का इशू प्राइस कितना है? एग्जांपल 200. तो हम लेते हैं इस कंपनी के टोटल शेयर्स 2000, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी की इशू प्राइस से और उसको चेक करते हैं कि वो 1600 करोड़ में आ रहा है, 4000 करोड़ में आ रहा है, 1 लाख करोड़ में आ रहा है, कौन से लिमिट में बैठ रहा है. आर वी अंडरस्टैंडिंग नाउ? यू डोंट हैव टू कैलकुलेटेड कि हर शेयर जितने इशू प्राइस पे था. नहीं, ये आईपीओ की जो इशू प्राइस है उससे कंपनी के टोटल शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो और देखो कि आप कौन से स्लैब के अंदर फिट इन हो रहे हो. थोड़ा थोड़ा. चलो एग्जाम्पल, अपन ने कल परसों किसी कंपनी का वो देखा था ना ऑफर डॉक्यूमेंट. किसका था? मुथूट का था क्या? चलो मान लीजिए मुथूट फिन समथिंग का, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, मुथूट माइक्रो फाइनेंस का हम लोग देख रहे हैं ऑफर डॉक्यूमेंट. उसके अंदर लिखा है कि उन्होंने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे 1999 में. एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है. ये
अनलिस्टेड कंपनी थी ना, लिस्ट तो आज हो रही है, आईपीओ आज हो रही है, तो तब उन्होंने एक राउंड ऑफ फंडिंग किया होगा, 1 लाख शेयर्स थे, या प्रमोटर को दिए होंगे 1 लाख शेयर्स, फिर उन्होंने 1 लाख शेयर्स और इशू किए हैं 2011 में, एक सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग वगैरह किया होगा पर्सनल लेवल पे, तब तक भी कंपनी लिस्टेड नहीं हुई है। फिर उन्होंने 1 लाख शेयर्स और इशू कर दिए 2021 में, बिल्कुल ठीक है, थर्ड राउंड ऑफ फंडिंग किया। अब वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं 2024 में, दे आर कमिंग अप विद देयर आईपीओ फॉर 1 लाख शेयर्स। दिस आईपीओ इज कमिंग एट अ प्राइस ऑफ 200 रुपीज। अब उन्होंने 1999 में जब शेयर्स इशू किए थे, तब किए थे उन्होंने 10 रुपए में, यहाँ पे किए थे उन्होंने 25 रुपए में, यहाँ पर किए उन्होंने मान लीजिए 150 रुपीज में। ये सब इररेलेवेंट है। आप उस टाइम पे लिमिट कैसे चेक करते हो? कंपनी के टोटल शेयर्स 4 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस ऑफ आईपीओ, और यहां पर आप देखोगे कि क्या रहा है। अब हमारे केस में आ जाएगा, यही हो रहा है क्या, है ना? ये कितना 8 करोड़ हो रहा है, तो बस, तो हमारे कंपनी का पोस्ट इशू कैपिटल बेस्ड ऑन इशू प्राइस इज 8 करोड़। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यू डोंट हैव टू सी हर टाइम का अलग अलग इशू प्राइस, यू हैव टू सी फाइनल टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इस आईपीओ का प्राइस, इससे आ जाएगा टोटल पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इशू प्राइस। इस केस में आपका फेस वैल्यू तो बहुत ही कम होगा, फेस वैल्यू शायद से आपका होगा 40 लाख। अगर 10 रुपए का भी फेस वैल्यू में प्रिज्यूम करता हूं तो सिर्फ 40 लाख का फेस वैल्यू है। तो आपको पेड अप कैपिटल नहीं लेना है, पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इशू प्राइस लेना है। अभी गुड हियर? ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर इस पे न्यूमेरिकल कभी आया है क्या? नहीं आया है, ठीक है। चलो, पर हमें ध्यान रखना है लिखते समय पेड अप कैपिटल नहीं, पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इशू प्राइस। अब एग्जीक्यूटिव में हो सकता है आपने सिर्फ पेड अप कैपिटल लिख दिया होगा, यहां पर पेपर सेटर रुकेगा इसके लिए कि भाई इसने ये लाइन लिखी है नहीं लिखी है, बिकॉज इससे रात और दिन का डिफरेंस आएगा अमाउंट के अंदर। कहने में एक लाइन है बट एक्चुअली इससे बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा, तो इट हैज टू पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इशू प्राइस। लाइफ इज इजी। नेक्स्ट, at least such percentage of each class or kind of equity share or debenture convertible into equity shares issued by the company equivalent to the number of value of 400 crore। आपको पब्लिक को कम से कम उतने परसेंटेज शेयर्स देने हैं कि टोटल वैल्यू उसका होना चाहिए 400 करोड़। इफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल कैलकुलेटेड एट ऑफर प्राइस is more than 1600 crore but less than or equal to 4000 crore। second slab। third slab, at least 10% of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company if the post issue capital of the company calculated at offer price is above 4000 crore but is less than or equal to 1 lakh crore। Last, at least such percentage of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company equivalent to the value of 5000 crore rupees and at least 5% of each such class or kind of equity shares or debentures convertible to equity shares issued by the company if the post issue capital is more than 1 lakh 5000 crore। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? ऑफ द वैल्यू ऑफ 5000 करोड़ एंड at least 5% of each such class or kind of equity shares debenture convertible to equity shares issued by the company if the post issue capital of the company calculated offer price is above 1 lakh crore। तो अगर आपका कभी भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो आपको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना रखना है? 5000 करोड़ का, और साथ ही साथ 10% आपको रखना है, 5% आपको रखना है ईच सच क्लास और काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। अगर आप 10% करेंगे तो 5% करेंगे, मैंने 10 लिख दिया ना, अगर आप 5% कर देंगे तो एनीवेज ऑफ 5000 करोड़ से ज़्यादा ही होता है हमेशा। ऐसा उन्होंने और नहीं लिखा है, उन्होंने क्या लिख दिया है? एंड। तो वैसे अगर वहाँ पे 5000 करोड़ नहीं भी लिखते हो तो कोई परेशानी होती नहीं है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? बट आप उसको 5000 करोड़ लिखना चाहते हैं तो अपन लिख के आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और रेज हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 40,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं और रिक्वायरमेंट है मान लो 25% की, ठीक है? तो क्या उसको 25% ऑफ दिस
और 25% ऑफ दिस, ये दोनों इंडिविजुअली लेना है या फिर ओवरऑल जो टोटल आता है उसका 25% ले लें तो भी चलता है। पर पब्लिक के पास रखना है ना, तो पब्लिक के पास उनको दोनों का 25-25 रखना जरूरी है, या फिर दोनों को मिला के जो इफेक्टिव है उसका 25 रखा तो भी चलेगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? मान लेते हैं कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से लेता हूं तो आपको कैलकुलेशन इजी जाएगा। कंपनी के 1 लाख इक्विटी शेयर्स और 40,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, और हम कहते हैं टोटल हो गया इससे 1,40,000। ऐसा इस 1,40,000 का हम 25% करेंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा 35,000। सो इफ द कंपनी कीप्स 35,000 इक्विटी शेयर्स विद पब्लिक एंड पूरे के पूरे जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है वो उन्होंने प्रमोटर के पास ही रख दिए, तो चलेगा क्या? या फिर उनको इक्विटी शेयर्स का भी 25% पब्लिक के पास रखना जरूरी है और डिबेंचर्स का भी 25% पब्लिक के पास रखना जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? यस। एक बार रीड कर लो और मुझे आपका इंटरप्रिटेशन बता दो, आपके हिसाब से क्या होगा। कोई से भी दो रीड कर लेना, ABCD में से भी कोई से भी दो रीड करके आपका एक इंटरप्रिटेशन बना लो। Are we getting a fair idea? चलो, so the answer is you have to satisfy each। और each का लॉजिक इसलिए काम करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप उसको पब्लिकली लिस्ट क्यों करा रहे हो? अगर आप डिबेंचर्स पूरे अपने पास ही रखना चाह रहे हो तो पब्लिक लिस्टिंग का कोई सेंस ही नहीं बनता है। हर एक क्लास में ट्रेड करने वाले लोग तो अलग होंगे ना, तो हर एक के अंदर आपको 25% के लिमिट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग? नाउ दैट 5,000 करोड़ और 5% विल मेक मोर सेंस। आपको टोटल का 5,000 करोड़ तो पब्लिक को देना ही है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ईच का 5% भी देना है। आप ये नहीं कर सकते कि एक के अंदर तो आप 3% दे रहे हैं और एक के अंदर आप 7% दे रहे हैं और ओवरऑल आप 5,000 करोड़ को सेटिस्फाई करते हैं। नो, आपको 5% पब्लिक के पास रखना पड़ेगा ऑफ ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज दैट यू आर इशूइंग। यहाँ पे क्या कवर होता है जनरली? यहाँ पे कवर ही होता है, एक तो हमारा इक्विटी शेयर मोस्टली, या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है तो वो आ जाती है। तो जो भी आप इशू कर रहे हैं उसका 5% आपको पब्लिक को देना पड़ेगा इन द लास्ट केस, उसका आपको 10% पब्लिक को देना पड़ेगा इन द अबव केस, उसका आपको 400 करोड़ का वर्थ पब्लिक को देना पड़ेगा इन द अबव केस, एंड उसके सबसे पहले केस में 25% पब्लिक को देना होगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? माय गुडनेस, गजब। यस यार, आप कुछ पूछना चाहते सर? What is the reason? If at all we take up the offer price, then तो that is not a real standard of, चलो मिनिमम पब्लिक शेयर। आपका क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आपका क्वेश्चन है कि क्यों हमने यहाँ पे पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन ऑफर प्राइस लिया है, राइट? उसका लॉजिक ऐसा है, मुझे बताओ कि हम ये 25% पब्लिक के पास रखना क्यों चाहते हैं? वाई? मत रखो ना पब्लिक के पास 25%। अरे तो लिस्ट क्यों करा रहे हो फिर? तुमको मस्ती है, दुकान भी खोलनी है, क्या लेना है, कुछ अवेलेबल नहीं है, सब आउट ऑफ स्टॉक है, तो दुकान मत करो ना फिर आप। लॉजिक ऐसे, अगर आपको शेयर्स को लिस्ट कराना है तो पब्लिक के लिए अवेलेबल तो रखो उसको। तो अगर इफ यू वांट टू गेट योर शेयर लिस्टेड, एटलीस्ट 25% हैज टू बी विद पब्लिक, दैट इज अ नॉर्मल रूल। देन अ फ्यू कंपनीज केम ऑन एंड दे आर सेइंग कि ये जो छोटी सी कंपनी है इसके टोटल शेयर्स ही 10,000 है, उसका 25% पब्लिक के पास रख लिया तो भी पब्लिक को कितने शेयर्स मिल रहे हैं? सिर्फ 2,500। हमारी कंपनी के टोटल शेयर से 1 करोड़, हम अगर 25% रखते हैं तो उनको मिलते हैं 25 लाख। तो हमारे और इनके लिए बिल्कुल बराबरी का गलत है, तो हमें कम परसेंटेज की लिमिट देनी चाहिए। सो वी शुड बी गिवन कि हमारा 10% ही होना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो लॉजिकल, क्योंकि अगर कंपनी के टोटल शेयर ही 1 करोड़ है, उसका 10% भी पब्लिक को दे दिया तो पब्लिक के लिए बहुत हो गया। पब्लिक उसी में अपना लिक्विडिटी मैनेज कर लेगी। सो द वे दिस प्रोविजन हैज बीन क्रिएटेड कि बड़ी कंपनी है तो उसका परसेंटेज कम रखा गया है, बिकॉज वो कम परसेंटेज में भी मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी शुरुआत के 3-4-5 साल, बाद में तो सबको 25 लेकर आना है। क्यों स्लैब सिस्टम बनाया? लॉजिक समझ रहे? वाई बिगर कंपनीज हैव लोअर परसेंटेज? नाउ अब ये हमें बिगर कंपनीज को लोअर परसेंटेज देना था, बट बिगर कंपनीज के किस बेस पे दें? इफ वी टेक द बेस एज पेड अप कैपिटल, देन तो it will not be able to represent whether a company is a bigger company or a smaller company, because yes बैंक के शेयर का फेस वैल्यू भी 10 रुपए और MRF के शेयर का फेस वैल्यू भी 10 रुपए। So if at all we will take the base of paid up capital, then yes बैंक के शेयर्स 1 लाख और MRF के 1 लाख शेयर्स हैं, उनको तो सेम स्लैब में रख दोगे ना आप?
then the purpose will not be served of ensuring liquidity. So bigger company है या नहीं है वो तो डिपेंड करेगा उसके इशू प्राइस पे. तो इशू प्राइस अगर ज़्यादा है तो ये कंपनी बिगर कंपनी है, उसके अगर कम शेयर्स भी अगर पब्लिक के लिए रखे तो भी ये मैनेजेबल है, वो लिक्विडिटी मैनेज कर लेंगे. एंड दैट इज व्हाई दे टुक अप द रिक्वायरमेंट ऑफ इशू प्राइस. मार्केट प्राइस क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है. इशू प्राइस को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान होता है. ऐसा गेटिंग सम आइडिया? या थोड़ा थोड़ा सर कोई बात नहीं सर, ऐसे जाता रहता है, जितना रुक जाता है उतना रुक जाता है, उतना चला जाता है, बाकी कोई बात नहीं. यस सर. नंबर ऑफ शेयर्स के बेस पे भी कर तो सकते थे, लेकिन फिर भी उतना एप्ट नहीं होता. तो आप ऐसे समझ लो, आई थिंक पर्पस सर्व हो जाता. तो दे हैड टू ऑप्शंस, या तो नंबर ऑफ शेयर्स के बेस पे ले लेने का, या फिर ऑफर इशू प्राइस के बेस पे ले लेने का. इशू प्राइस विल ऑलवेज बी अ बेटर स्टैंडर्ड, बिकॉज इससे नॉट एग्जैक्टली बट समवेयर यू आर एबल टू कैलकुलेट द मार्केट कैप. So based on issue price is effectively a market cap only, but market cap not on the basis of market price but on the basis of issue price. और issue price उस टाइम पे तो market price ही होती है ना. ये मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है थोड़ा थोड़ा. मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो बार बार चेंज होता है, रोज चेंज होता है, दिन में भी चेंज होता है. तो उन्होंने इन इफेक्टिवली उनको मार्केट कैप ही लेना था, लेकिन उन्होंने इशू प्राइस के बेस पे मार्केट कैप ले लिया. तभी तो उन्होंने कहा है पेड अप कैपिटल बेस्ड ऑन इशू प्राइस. पहले अगर आपने कम प्राइस पे भी इशू किया तो भी नहीं, उस दिन सारे कैपिटल को इशू प्राइस पे क्या वैल्यू होगा, तो वो इफेक्टिवली उस दिन का मार्केट कैप ही हो गया ना. तो मार्केट कैप के बेस पे अगर आप डिवाइड करोगे तो इट इज ऑलवेज मोर लॉजिकल. सो प्रोविजन सही है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोविजन में गलती है या प्रोविजन को इंप्रूव किया जा सकता है. प्रोविजन एक्चुअली टॉप नॉच एकदम परफेक्टली काम कर रहा है. यस. इशू प्राइस डिफर कैसे करेगी? अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो नहीं, तो इस कैलकुलेशन के लिए हम इशू प्राइस को लेंगे, नॉट द डिस्काउंटेड प्राइस. वैसे भी अगर हम कभी इशू करते हैं तो इशू करते समय 99% लोगों को तो सेम प्राइस पे इशू करते हैं. डिस्काउंट तो 1%, 2%, 3% लोगों को देते हैं. तो उस केस में जो इशू प्राइस पब्लिक को दिए उसी प्राइस को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, नॉट द डिस्काउंटेड प्राइस, नॉट द एंकर का प्राइस, द इशू प्राइस. इफेक्टिवली यस. यस. If the provision would have been, if they don't want to give this exemption, if they don't want to give this exemption na कि listing से 3 years तक you can keep a lower limit, then they don't have to get into the complication. They could have simply said that total shares का 25% has to be given to public. But for the purpose of giving this exemption, they wanted to give this exemption only to larger companies. For that they had to make this entire provision. Now on the basis of number of shares, they cannot give this exemption ना 5% वाला. How will they give it? If you have more number of shares, then you will be able to give. तो वो सेंस नहीं बनता है. एंड पब्लिक का इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल भी तो अमाउंट पे डिपेंड करता है. आज एमआरएफ के, समझना अच्छे से, आज एमआरएफ के अगर 500 शेयर भी मार्केट में है लिक्विडिटी में, तो एमआरएफ की ट्रेडिंग हो जाएगी इफेक्टिवली. लेकिन अगर एसबीआई के 500 शेयर है तो कुछ नहीं होगा, एसबीआई के 5 लाख शेयर्स चाहिए. तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे भी हम ये नहीं कह सकते कि इतने शेयर्स हैं तो चलेगा. इतने वैल्यू के शेयर्स हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी इंश्योर की जा सकती है. इट इज़ परफेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है. आप थोड़ा और सोचेंगे या प्लान करेंगे, समझेंगे सिक्योरिटीज लॉ को, तो बहुत आराम से आप अंडरस्टैंड करोगे कि इसको आप कोई भी ऑल्टरनेटिव लेते तो वो इतना परफेक्ट लॉ नहीं बनता. यही परफेक्ट है. चलो, मुझे तो बहुत पसंद है कहना कि लॉ में ऐसा उल्टा सीधा है, पर यहाँ पे नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं कह सकते. ठीक है, चलो. अब सर हमारा तो ध्यान पढ़ाई पे था ही नहीं. पिछले 5 मिनट से तो हम ये सोच रहे हैं खुशबू क्यों नहीं आ रही है. इधर आओ, पूछता हूँ मैं क्यों नहीं आ रही है. चलो लास्ट लाइन है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं. Provided further that this clause shall not apply to a company whose draft of a document is pending with SEBI on or before the commencement of this particular rule, if it satisfies the condition prescribed in clause this to this, this to this, this to this. सबसे पहले पेंसिल से इसको कट कर लो, फिर इसको डिस्कस जरूर करेंगे. पेंसिल से कट कर लो, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. ये रेलेवेंट था 2014-15 में, अब ये रेलेवेंट नहीं है. चलो चलिए आते हैं यहाँ पे, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो क्लॉज बनाए हैं 10%, 5%, ये सब वाले, shall not apply to a company whose draft of a document is pending with SEBI on or before the commencement of this amendment. ये 2014 में अमेंडमेंट्स आए. जब वो अमेंडमेंट आया 2014 में, उस टाइम पे जिन कंपनीज का ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट पेंडिंग है उनके ऊपर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब अमेंडमेंट आया ये वाला कि आप 10% भी पब्लिक को देंगे तो चलेगा, या फिर आप
5% भी पब्लिक को देंगे तो चलेगा, या फिर आपको 400 करोड़ पब्लिक को देंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज तो लिमिट 25% की थी। जब ये अमेंडमेंट आया उस टाइम पे जिन लोगों ने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, तो मान लीजिए 2014 में मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का आ रहा है 10,000 करोड़ का रेशो, अब उसके अंदर मेरे पे लिमिट आ रही है 400 करोड़ की, तो मुझे 400 करोड़ देना पड़ा। एज पर अमेंडमेंट मुझे 400 करोड़ ही देना पड़ता, लेकिन तब तक तो अमेंडमेंट आया ही नहीं है, तो मुझे तो 25% देना पड़ा ना। 10,000 करोड़ का 25% मुझे 2,500 करोड़ देना पड़ रहा था। अब मैंने पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया कि 2,500 करोड़ पब्लिक को दे रहा हूँ, ऐसा वैसा, तभी अमेंडमेंट आया। एंड आई एम लाइक रुको रुको, वापस दो मेरा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, क्योंकि आई वांट टू यूटिलाइज दिस अमेंडमेंट और मुझको इस अमेंडमेंट को यूटिलाइज करते हुए कम देना है पब्लिक को। तो तब उन्होंने कहा कि जितने ऑफर डॉक्यूमेंट, जितने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इस अमेंडमेंट आने के टाइम पे सेबी के पास पेंडिंग है, उसके अंदर अब आप चेंज नहीं करो, उनके ऊपर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ड्यू टू गो थ्रू एज पर दी प्रीवियस प्रोविजन। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? खैर हर एक बच्चे को ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये एज ऑन डेट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 2014 के टाइम पे जो पेंडिंग थे वो तो 15-16 जब होंगे तब खत्म हो गए पूरे, तो आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है। जब भी कोई अमेंडमेंट आता है तो उस समय टेम्पररी एक प्रोविजन बनाया जाता है ताकि वो अमेंडमेंट स्मूथली फिट इन हो जाए। दिस इज दैट काइंड ऑफ अमेंडमेंट। चलो बस होमवर्क मार्क कर लो आज का, पेज नंबर 8.16, बस पेज नंबर 8.16 पूरा आपका होमवर्क है। पेज नंबर 8.16 पेंसिल से मार्क कर लो। ये जो मैंने आपको वैसे भी बेरेक्ट में दिखाया था ना, ये वही है, 15%, 35% वगैरह। होमवर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। होमवर्क है कि जब कल आप क्लास में आएंगे आपको ये याद होना चाहिए। होमवर्क क्या है कि कल जब आप क्लास में आएंगे तब नेट ऑफर आपको याद होना चाहिए, नेट ऑफर टू पब्लिक का बाइफरकेशन। चलो मैं आपको बताता हूं कि मैंने कैसे याद कर रखा है। तो मैंने याद ऐसे कर रखा है कि उसके अंदर दो हैं, एक तो 6-1 को सेटिस्फाई करते हो तो, और एक है कि 6-1 को सेटिस्फाई नहीं करते हो 6-2 के हिसाब से। फोकस है वेरी केयरफुली। अगर 6-2 के हिसाब से कहते हैं तो उसे तो ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी कहते हैं, तो वहां पे रिक्वायरमेंट आ जाती है मिनिमम 75% टू QIB। याद आ रहा है 6-2, अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते मिनिमम 75% टू QIB। ठीक है साहब, ये हो गया। अब यहां पर मिनिमम 75% टू QIB है, तो यहां पर आ जाता है मैक्सिमम 50% टू QIB। ठीक है, यहां पर अगर मिनिमम है तो ऊपर दोनों में फिर मैक्सिमम ही होगा। यहां पर अगर मैक्सिमम है तो ऊपर दोनों में मिनिमम ही होगा। और NII सबसे न्यूट्रल है, वो बोलता है तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, सब ठीक हो। इसका इट इज ऑलवेज 15%। बस एक जगह मिनिमम हो जाता है, एक जगह वो हो जाता है मैक्सिमम। अब बचा हुआ है बैलेंसिंग फिगर, वो RII का लिख सकते हैं अपन। हाँ जी, NII, वो मैंने QI भी लिख दिया क्या वापस? ये प्रेम ही ऐसी चीज होती है, मैं क्या करूं। NII। अब बच्चा हुआ पूरा दे देंगे हम किसको? RII को। तो ये हो गया 10 बचाना है तो सिर्फ, हाँ 10% टू RII, 35% टू RII। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो कल आप जब क्लास में आएंगे आपको ये याद होना चाहिए। वापस कल हम लॉजिकली डिस्कस तो करेंगे। बुक में 30-1 के अंदर क्या दे रखा है? नॉट लेस देन 35% टू RII दे रखा है। ओके, यहां पे नॉट मोर देन करना है ना? बिल्कुल ठीक है यार, नॉट मोर देन, और यहां पे मैं कर दूं नॉट लेस देन। बहुत भारी हो आप लोग। नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपन को कोई डाउट भी नहीं है कि अपन को जाके इसको बेरेक्ट, हम बेरेक्ट से चेक तो करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हमें कोई डाउट भी नहीं है। इट इज सो सिंपल। अभी गुड हियर? तो कल जब आप क्लास में आएंगे तब आपको इसको कंठस्थ करते हुए आना है। दैट इज इट। चलो यार, अब आपको तो खींच मेरी फोटो कहां पे करना है? सिर्फ एक ही चीज पे करना है आज तो शायद। चलो, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एक बार लो, इसको एक बार ओवरऑल ले लो, फिर मैं जूम इन करता हूं। Is it done? Is it done? Is it done? Is it done? Na na done. Is it done? अब जूम इन कर लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि फंडिंग में कैसे बोनस मार्क्स हैं? हमें बस मस्ती से चलते रहना है। ये आएगा 4 पॉइंट, ये आएगा 4 पॉइंट, और तूफान मार्क्स लेकर आएंगे फंडिंग के अंदर। फंडिंग में उतना वो परेशान नहीं कर पाते हमको। डिफरेंशियल प्राइसिंग का आपके पास ऑलरेडी भी है,
बट एक बार ले लो, फ्लोर प्राइस को हाईलाइट करके लिखना, वही एक गलती आप करोगे एग्जाम में, बाकी कोई गलती करने का स्कोप ही नहीं है इसमें। चलो अभी डन। चलो ये इसके आगे कहीं पे लिख देना फॉर नॉलेज, ऐसा बस, जस्ट फॉर नॉलेज। इसको ज्यादा सिर नहीं पटकना है इसके ऊपर, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, कुछ नहीं, नॉर्मल। चलिए अब आई थिंक दैट बी ऑल। मनोज कहाँ रह गया यार? चलो चलो क्या हो गया उदयपुर? तो आप इसका फोटो ले लो तो ले लो, आपको चश्मा बहुत जरूरी है। सही में लड़का इसका फोटो ले रहा था। चलो गुंडो इधर आओ। अब क्या है यार, इस वीक, ये जो पूरा वीक है ना, ये पूरा वीक हम लोग ऐसा एक सेलिब्रेटेड मूड में रहेंगे, और ऐसा कुछ है नहीं, तो वील ट्राई ऑल द वेरियस नाइस थिंग्स इन पुणे इन ब्रेकफास्ट, ठीक है ना? इस पूरे हाँ ठीक है, हाँ ब्रेकफास्ट मतलब समझते हो ना, लाइटर नोट पे रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? चलो सुनो मेरी बात को। तो आज तो कैसा है, सुकांता नाश्ते में नहीं खा सकते हो तुम लोग, तुमको नाश्ता ही समझ में नहीं आ रहा है कंसेप्ट, तो वो भी कर लेंगे इस वीक का। सुनो, पागल हो तुम लोग, पता है, इधर आओ। बट क्या डिफरेंस होगा, जैसे कि आज तो अभी मनोज बस ऑन द वे रहेगा, वड़ा पाव वगैरह लेकर आ जाएगा, ठीक है? अब अपन को अभी से डिसाइड करना पड़ेगा 6 दिन का क्या करना है, बिकॉज एक्चुअली वी वुड लाइक टू बी प्लान, ओके, है ना? ना हाँ जी, हाँ बिल्कुल यार, अभी आप समझ में, जो जीवन में हाथ में है उस पर फोकस क्यों नहीं करते आप लोग? ठीक है, बट टारगेट क्या है कि 6 दिन में वी शुड बी एबल टू ट्राई 6 नाइस डिशेस ऑफ पुणे, है ना? अब नाइस में इट कुड बी अ वड़ा पाव, इट कुड बी इडली, इट कुड बी बन मस्का, इट कुड बी 6 नाइस थिंग्स। नाउ आज तो मनोज की जिम्मेदारी है, कल से आप में से कोई, ऑब्वियसली आई विल मेक द पेमेंट, बट आप में से कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा कि ये बस चीज कि हाँ ये मेरे हिसाब से मेरे यहाँ पर आसपास ये बहुत भारी मिलती है, आई विल एंश्योर कि ये सब लोगों के लिए आएगी, ठीक है? तो सुनो मेरी बात को, अनिकेत को हम 6th डे के लिए रखते हैं, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है? अब कौन ऐसा व्यक्ति जानता है कि मेरे आसपास ये चीज अवेलेबल है, ये आप चाहे तो कल सोच के आ जाओ। हाँ सर, सुशील पोही की जिम्मेदारी तो आपका पास कोई फ्रेंचाइजी, आई थिंक सुशील पोही की जिम्मेदारी आप लेते हो, चलो ठीक है, ये कल रखना है। तो सुशील पोहा इस वीक अगर मैंने लेक्चर की छुट्टी दे दी, बोलो सर ये कोई तरीका होता है क्या, लेक्चर की छुट्टी कैसे हो रही है हमारी? चलो सुशील पोहा जिसकी जिम्मेदारी ले रहा है देवड़ी, चलो यस देव आपकी जिम्मेदारी है, एंड कल इट इज सुशील पोहा, ठीक है? टुमारो इज ट्यूसडे, चलो वंडरफुल। देन वेंसडे को कौन? अरे लाइट लोगों की प्रॉब्लम है, सुप्रीम सैंडविच की कोई जिम्मेदारी लेना चाह रहा है? ये हाँ, जिसकी जो जिम्मेदारी ले सकता है बताओ। इवनिंग को ओपन होता है ना, तो ठीक है, तो कुछ और बोल दो ना जो अवेलेबल होता है सुबह। बनमस्का खाना ही नहीं आपको? गुडलक का बनमस्का खाना ही नहीं? क्या पागल लोग आप लोग। अरे सुनो गधों, ऐसा, हाँ जी, हाँ तो मेरे, अरे दीज आर आइकॉनिक थिंग्स ऑफ पुणे, यू माइट लाइक इट, यू माइट नॉट। अरे सुशील पोहा, 10% जनता को सुशील पोहा नहीं पसंद है, तो ये उनका प्रॉब्लम इसका हम कुछ कर नहीं सकते, इट इज जस्ट कि जिसको नहीं पसंद उसको नहीं पसंद है। तो 6 दिन में कुछ तो होगा ना। अच्छा यस, नेक्स्ट बोलो जल्दी से, कोई दिमाग में किसी के आ रहा है तो कोई व्यक्ति जिम्मेदारी ले सकता है अपने आसपास की जगह की। पुणे में बताऊं और क्या क्या फेमस है मॉर्निंग के हिसाब से? साबुदाने वड़ास कुछ जगह के बहुत अच्छे हैं, उसके बाद में सैंडविच अगर अवेलेबल हो सकता है रविवार पेट में, लेकिन सुबह ला पाओगे क्या आप? सुबह मिलेगा ही नहीं ना, ये भी तो एक परेशानी है। ये हाँ, आप लोग अगर उसको, हाँ कैसे मंगवाओगे सोचो। पुरोहित का समोसा जबरदस्त है, वो ठंडा भी चलता है, गरम तो कैसे लाओगे सुबह? मोस्टली 7 बजे आप ला पाओगे। कब? वेंसडे की जिम्मेदारी ले रहे हो क्या आप? चलो वेंसडे की जिम्मेदारी ले ली इस महिला ने, महिला का नाम क्या है?
पुरोहित स्वीट, तनुजा। तनुजा ला रही है समोसा ऑफ पुरोहित स्वीट्स, ठीक है। अरे ये बच्ची बहुत प्यारी है, ये कल मुझे मिल गई, मैं कल संडे को रास्ते में कहीं घूम रहा था, ठीक है ना, एकदम हाँ नाइस, आ चुके हैं। सो कल रास्ते में तो ये बच्ची वहां पर भी स्ट्रॉबेरी लेकर आ गई कि सर आप खा लो, तो ये माता जी बताई था, मुझे बुरा लगा, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा हूँ इस पूरा वीक मैं खिला रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो यस ए, उसके बाद में नेक्स्ट की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, बोलो, जिसको अपने आसपास कुछ पता है। कोई बात नहीं, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा, मेरे को चलता है। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट 2 दिन का तो डिसाइड हो चुका है, उसके बाद का आप अगले 2 दिन में सोच के बता दो, ठीक है ना। सुबह सुबह मजा आएगा क्या, तो ला सकता है कोई तो ले आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्तानी अगर कोई लाने की इच्छा रखता है तो चलो अभी के लिए यहाँ रुकते हैं, बाकी लोग प्लान करो, आप लोग रिमेनिंग 3 दिन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस। खेलो को दैश करो, सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग, या बाय।